स्टूडेंट्स, हम एमएससी फाइनल बॉटनी में बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग को पढ़ रहे थे और जिसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हमने शुरू कर दिया था और इसके अंदर हम प्लाज्मिड वेक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। तो प्लाज्मिड हमने आपको समझाया था कैसा होना चाहिए, बैक्टीरियल सेल में कैसा होता है, और आइडियल प्लाज्मिड जो है वो क्लोनिंग वेक्टर की तरह जब काम करे वो कैसा होना चाहिए। तो प्लाज्मिड के अंदर जनरली जो नॉर्मल प्लाज्मिड है, हमने ये भी बताया था आपको कि जो नॉर्मल प्लाज्मिड है बैक्टीरियल सेल का, वो ज़्यादातर जीन क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम में नहीं आता है। लेकिन इसको यदि हम रिकंस्ट्रक्ट करें, यानी कुछ टुकड़ा इसका हटा के दूसरा टुकड़ा डाल दें, तो हम इसको क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम में ले सकते हैं। जैसे हमने आपको नॉर्मल प्लाज्मिड के जो आइडियल कैरेक्टर बताए थे जो क्लोनिंग वेक्टर की तरह के लिए यूज़ में लिए जा सकते हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए कि प्लाज्मिड छोटा होना चाहिए। प्लाज्मिड वेक्टर जो है वो हमेशा छोटा होना चाहिए, जिससे जो फॉरेन डीएनए है, बड़ा डीएनए हम इसमें जोड़ सकें। यदि प्लाज्मिड खुद ही बड़ा होगा तो हम बड़े डीएनए को, जो फॉरेन डीएनए हमें इच्छित जो जीन है वो जोड़ना है, वो उसमें हम छोटा जोड़ पाएंगे। ठीक है, तो एक तो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, यानी छोटा होना चाहिए। दूसरी बात, इसके अंदर जो इसका कॉपी नंबर है वो ज़्यादा होना चाहिए। कॉपी नंबर से क्या मतलब था कि प्लाज्मिड, नंबर ऑफ प्लाज्मिड पर बैक्टीरियल सेल। तो इसको हमने ये भी बताया था कि यदि आपका कम है, 1 से 5 तक होता है जनरली, तो हम उसको क्लोरमफेनिकोल की ट्रीटमेंट के द्वारा ग्रोथ मीडियम के में क्लोरमफेनिकोल डालते हैं और उसमें ट्रीटमेंट के द्वारा हम कॉपी नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो कॉपी नंबर इसका ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी बात, हमने कहा था कि इसमें कोई जेनेटिक मार्कर होने चाहिए जिससे हम इनको रिकॉम्बिनेंट जब बने तो इनको अच्छे से सेलेक्ट कर सकें। कॉलोनीज जो हमारी डेवलप होंगी बैक्टीरिया की, वो पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की हम सेलेक्ट कर सकें, क्योंकि नॉर्मल बैक्टीरिया हमें नहीं चाहिए, नॉर्मल बैक्टीरिया की कॉलोनी नहीं चाहिए। तो ग्रोथ मीडियम पर सेलेक्ट करने के लिए कॉलोनीज को एक जेनेटिक मार्कर की भी आवश्यकता होती है। तो ये हमने आइडियल कैरेक्टर बताए थे आपको। यहाँ पर जो प्लाज्मिड, नॉर्मल प्लाज्मिड है बैक्टीरिया का, उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज एक साथ नहीं होती। यदि होती हैं तो उससे हमारा किसी में कॉपी नंबर कम होता है, जेनेटिक मार्कर होते हैं, नहीं होते हैं। तो इन सब चीज़ों को एक जीन क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज़ करने के लिए हमें प्लाज्मिड को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो हमने आपको एग्जाम्पल बताया था कि 2 तरह के जो है प्लाज्मिड जो क्लोनिंग वेक्टर की तरह जो जनरली यूज़ किए जाते हैं, वो है PBr322 और PUC8। ये नॉर्मल प्लाज्मिड से बनाया गया है, कुछ इसमें चेंज करके। तो ये कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है जो कि बनाया गया है। कहाँ से रिकंस्ट्रक्ट किया गया है? नॉर्मल प्लाज्मिड से इसको बनाया गया। इसमें कुछ चीजें जोड़कर और कुछ चीजें हटाकर। तो ये जो इसका जो नाम PBr322 रखा गया है, P फॉर है प्लाज्मिड, इसको हम हमेशा नीचे लिखते हैं, लिखने का तरीका भी यही है, नीचे लिखते हैं। और BR है जिन्होंने इसे क्रिएट किया था, जिन्होंने इसे बनाया था, उन वैज्ञानिकों के नाम है F बोलिवर एंड रोड्रिगेज। इसके नाम के आधार पर PBR रखा गया। और 322 एक स्पेसिफिक नंबर है जो प्लाज्मिड को दूसरी चीजों से अलग करता है। दूसरे प्लाज्मिड से इसका नंबर, अभी नंबर दिया है, यहाँ भी इसका नंबर है। तो इन नंबरों की आवश्यकता क्या है कि ये दूसरे प्लाज्मिड से इसको डिस्टिंग्विश करता है, इसकी क्वालिटी। अब इसके अंदर क्या है जो कि हमें क्लोनिंग वेक्टर की तरह जो हम इसको यूज कर सकें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्लाज्मिड है वो डबल स्ट्रैंडेड है, आप देख रहे हो। एक इंपॉर्टेंट बात यह है इसके अंदर ओराई साइट है, जो हमने कहा था आइडियल प्लाज्मिड के अंदर होनी चाहिए। ओराई साइट का मतलब है जो इसमें खुद से रेप्लिकेशन कर सके। रेप्लिकेशन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यदि बैक्टीरियल सेल के अंदर खुद ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा तो जो इसके अंदर फॉरेन डीएनए डाला गया है, इसके अंदर जोड़ा जाएगा, जो वेक्टर के साथ में या प्लाज्मिड के साथ में फॉरेन डीएनए जोड़ेंगे, वो भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। और जब बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई नहीं होगा तो उसका हमें कोई फायदा नहीं रहेगा, यानी हम उसकी क्लोनिंग नहीं कर पाएंगे डिजायर्ड जीन की। तो यहाँ इसलिए ओराई साइट इसके अंदर है। ये हमारे नॉर्मल प्लाज्मिड में भी होती है, लेकिन यहाँ स्पेशल क्या है, 2 तरह के जेनेटिक मार्कर है। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है और एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ये जीन्स क्या करते हैं? टैट रेजिस्टेंट जीन, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये एंटीबायोटिक हैं और इसको एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट बनाते हैं।
एक्चुअली क्या है, जैसे हम बैक्टीरिया की ग्रोथ करते हैं ग्रोथ मीडियम पर, तो हम नॉर्मल ग्रोथ मीडियम के अंदर, न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर कोई एंटीबायोटिक डालते हैं जिससे उस पर नॉर्मल बैक्टीरिया, इसकी मतलब कि इसकी ग्रोथ करने के लिए, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की ग्रोथ करने के लिए हम इसके अंदर एंटीबायोटिक डालते हैं। मान लीजिए हम इसके अंदर टेट्रासाइक्लिन डालते हैं, तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इसके अंदर क्योंकि है, इस प्लाज्मिड के अंदर और बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड है, तो ये टेट्रासाइक्लिन क्योंकि रेजिस्टेंट है, इसलिए टेट्रासाइक्लिन जिस मीडियम में है उस मीडियम पर भी ये ग्रो कर पाएगी। नॉर्मल बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन के ऊपर ग्रो नहीं करेगा। तो हम क्या कहना चाहते हैं, ये हमने जेनेटिक मार्कर क्यों है हमारे लिए, जिससे हम उस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को जो हम चाहते हैं, डिजायर्ड जीन वाले बैक्टीरिया को जिसके अंदर डिजायर्ड जीन है वेक्टर के साथ में, उसको हम कहाँ ग्रो कराना चाहते हैं, ग्रोथ मीडियम पर। और उस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को हम सेलेक्ट करने के लिए इन जेनेटिक मार्कर्स की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए जेनेटिक मार्कर इसके अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसके अंदर कि एक तो ये है स्मॉलर है, इसके अंदर 4363 बेस पेयर्स में सारा काम हो जाता है। और आई साइट है, 2 जेनेटिक मार्कर हैं, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। इसके अंदर 528 रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं। रेस्ट्रिक्शन साइट्स क्या है, जहां पर कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इनको काट सकता है। काटने की क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये केवल प्लाज्मिड है, केवल ये वेक्टर है। अब इसके अंदर जोड़ तोड़ करके उसमें डिजायर्ड डीएनए को डालना है, तो हम कौन सी साइट पर इसको काटें कि हमारा इसका पूरा का पूरा फायदा रहे और डिजायर्ड डीएनए भी इसके अंदर जुड़ जाए। तो 528 रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं फॉर 66 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, यानी 66 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इस पर काम कर सकते हैं, उसको अलग अलग जगह से काटने की क्षमता रखते हैं। तो ये इसकी खासियत है। दूसरी बात ये कि यदि अब हमने ये जो मार्कर लिए हैं, हमने एक चीज और कही थी कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की पावर भी होती है इनके अंदर। इंसर्शनल एक्टिवेशन क्या है, यदि कोई हमारा डिजायर्ड डीएनए जो है वो इस पार्ट पर जुड़ता है, यानी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वाली जगह जुड़ता है, तो इस पार्ट को ये डैमेज कर देगा। डैमेज कर देगा मतलब इनएक्टिवेट कर देगा, तो वो कहलाएगी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, यानी डिजायर्ड डीएनए को हमने इंसर्ट किया है और उसके कारण ये वाला पार्ट जो है कैसा हो गया है, इनएक्टिव हो गया। इसी तरीके से तो ये वाला जो इस तरीके का जो प्लाज्मिड है डिजायर्ड डीएनए के साथ किस मीडियम में ग्रो करेगा, क्या वो टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में ग्रो करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसकी वो रेजिस्टेंट पावर जो है वो खत्म हो गई। अब वो किस पर ग्रो करेगा, उसके लिए हमें एम्पेसिलिन इस मीडियम में डालनी पड़ेगी, और एम्पेसिलिन के प्रति वो रेजिस्टेंट है, इसलिए ये बैक्टीरिया एम्पेसिलिन वाले मीडियम पर आराम से ग्रो हो जाएगा और हम इसको रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को आराम से इस पर से सेलेक्ट कर पाएंगे। इसी प्रकार से यदि एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन वाले जगह पर हमने डिजायर्ड डीएनए डाला है, तो ये पार्ट इनएक्टिव हो जाएगा, इसे कहेंगे हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और यदि ये इनएक्टिव हो जाएगा यानी ये बेकार हो जाएगा, ये प्लाज्मिड एम्पेसिलिन के प्रति रेजिस्टेंस पावर खो देगा, तो उस तरह के बैक्टीरिया के लिए जिसके अंदर एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन वाली जगह पर डिजायर्ड डीएनए डाला गया है, उसकी ग्रोथ के लिए हमें टेट्रासाइक्लिन मीडियम में डालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये इसके प्रति रेजिस्टेंस पावर खो चुका है। तो ये केवल जेनेटिक मार्कर का काम करते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जिन पर कोई असर नहीं होता है। 11 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स काम और कर सकते हैं। कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन जीन होते हैं यहाँ दूसरी जगहों पर जहाँ पर कि 11 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स और भी काम कर सकते हैं, यानी दूसरी जगह भी इसको डिजायर्ड डीएनए को डाला जा सकता है, ठीक है। तो मेन बात इसकी क्या हो गई, ओराई साइट है, 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, स्मॉलर है, नॉर्मल प्लाज्मिड की अपेक्षा 4363 बेस पेयर्स हैं। अभी हम इसके एडवांटेज पढ़ेंगे। एडवांटेजेस इसके क्या हैं, ओराई साइट है तो रेप्लिकेट हो सकता है, जेनेटिक मार्कर है तो हम सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट आराम से कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि जो नॉर्मल प्लाज्मिड है वो हमारा 15 kbp 15 किलो बेस पेयर का डिजायर्ड डीएनए भी
कैरी कर सकता है। ठीक है, और इसका जो वो है वो 4.4 kbp है। तो आप देख लीजिए 4.4 kbp यदि है तो ये कितना फॉरेन डीएनए को कैरी कर सकता है, यानी कि 5 to 10 kbp वाले डीएनए को, डिजायर्ड डीएनए को ये कैरी कर सकता है। तो इतना डीएनए काफी है, डिजायर्ड डीएनए इसमें काफी बड़ा जुड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल प्लाज्मिड जो बैक्टीरियल सेल जो है वो इतने प्लाज्मिड को ही इंसर्ट आराम से अपने को मल्टीप्लाई करा सकती है। तो 15 kbp के लिए हमें कितना बड़ा प्लाज्मिड चाहिए, 4.4 kbp का चाहिए। इसका मतलब 4.4 का तो ये खुद है, तो डिजायर्ड डीएनए कितना कैरी कर सकता है, 5 to 10 kbp को कैरी कर सकता है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा जो प्लाज्मिड है वो है PUC8। ये भी एक अच्छा क्लोनिंग वेक्टर है और इसके अंदर इसको जो है इसमें कुछ चीजें प्लाज्मिड से ली गई हैं और कुछ जो मतलब PBr 322 से ली गई हैं। जो इसमें कमियां दिखी उसको ओवरकम करने के लिए इसको बनाया गया। और इसमें से कौन सी चीज ली गई है, PBr 322 से इसमें ओराइसाइट और एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन लिया गया। देखिए ओराइसाइट और एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट, लेकिन दूसरे प्लाज्मिड से इसमें लैक-जेड जीन जोड़ा गया है। लैक-जेड क्या है, ये लैक-जेड जीन जो है वो ई कोलाई का है। लैक-जेड जीन ऑफ ई कोलाई, ये क्या है, लैक-जेड क्या करता है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज का रिडक्शन करता है। गैलेक्टोसाइडेज, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करता है कि जब भी हम ग्रोथ मीडियम पे इसको ग्रो करते हैं, हम ये भी हमारा एक क्या करेगा, एक जेनेटिक मार्कर की तरह काम करेगा। यहाँ हमारा एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, लेकिन यहाँ हमने क्या लिया है, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसमें से लिया है और एक लैक-जेड जीन को जोड़ा। इसी के अंदर लैक-जेड जीन के अंदर ही मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस भी, इसको हम यहाँ पर बीच में रखते हैं। और इस जगह पर मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस वाली जगह पर क्या जोड़ा जा सकता है, डिजायर्ड डीएनए को जोड़ा जा सकता है। क्योंकि हमें इसी प्लाज्मिड के अंदर, जैसे हमने यहाँ कहा कि इसमें यहाँ जोड़े या यहाँ जोड़े या यहाँ जोड़े डिजायर्ड डीएनए को, तो ये एक प्लाज्मिड है और इसमें हमें डिजायर्ड डीएनए को जोड़ना है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इस लैक-जेड के अंदर मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस है और इस जगह पर ही डिजायर्ड डीएनए को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ जब डिजायर्ड डीएनए को जोड़ा है, इट मींस ये लैक-जेड जीन जो है, जब जैसे हमने कहा यहाँ जोड़े तो ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन इनएक्टिव हो जाएगा। इसी तरीके से यदि हम लैक-जेड जीन में हमने कहा मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस है, यदि इस जगह पर हम डिजायर्ड डीएनए को जोड़ते हैं तो ये लैक-जेड जीन जो है वो कैसा हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। और इस तरह से ये एक जेनेटिक मार्कर का काम करेगा। अब मैं बताऊं आपको कि ये लैक-जेड जीन क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस करता है एंजाइम, और ये हमें सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट में काम में आता है। किस तरीके से, क्योंकि हम इसके ग्रोथ मीडियम में जब भी हम ग्रो करते हैं रिकॉम्बिनेंट सेल को, तो उसमें हम एक्स जेल डालते हैं। एक्स जेल से क्या होता है, नॉर्मल जैसे हमने एंटीबायोटिक डालते हैं, इसमें हम एक्स जेल डालते हैं। तो एक्स जेल का क्या प्रभाव होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है वो एक्स जेल को, यदि नॉर्मल मीडियम में एक्स जेल डालेंगे और यदि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, बन रहा है, तो वो क्या करेगा कि इसको ब्लू कलर के कंपाउंड में तोड़ देगा। ब्लू कलर कंपाउंड में ये तोड़ देगा। ठीक है, जब ब्लू कलर कंपाउंड में तोड़ देगा तो इसका हमें विशेष फायदा नहीं मिलेगा, एक्स जेल रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बने, जिससे जो हमारी बैक्टीरियल कॉलोनी है वो प्लैक कॉलोनी, प्लैक्स दिखें उसके बैक्टीरिया के ग्रोथ मीडियम पर और वाइट कॉलोनीज नजर आए। दूसरी जो बैक्टीरिया है उस पर ग्रो करेंगे तो ये हमारा जो है वो ब्लू कलर का कंपाउंड उस पर बनेगा, लेकिन दूसरे बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करें, इसलिए हम इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज को यहाँ पर सिंथेसिस नहीं होने देना चाहते। तो हम क्या डालेंगे, इसके लैक-जेड जीन को क्या करते हैं, इनएक्टिव करते हैं। और लैक-जेड जीन को इनएक्टिव करने का वही मतलब है, यानी कि लैक-जेड जीन जो हमारा इनएक्टिव हो रहा है, म्यूटेट हो रहा है, और इसी पोर्शन में हमने क्या डाला है, डिजायर्ड डीएनए डाला है। तो लैक-जेड, इस लैक-जेड को ऐसे लिखते हैं, और जो म्यूटेटेड होता है
म्यूटेटेड लैक जेड को हम लिखते हैं इस प्रकार से, लैक जेड, यानी ये हम इटैलिक लिख देते हैं इसको और यहाँ हम इसे सीधा लिखते हैं। तो जब लैक जेड जो है, यानी ये वाला लैक जेड है, इसमें हम इंसर्शन करते हैं डिजायर्ड डीएनए का, तो ये लैक जेड कैसा हो जाता है, म्यूटेट हो जाता है, इस तरीके का बन जाता है। और इसकी क्वालिटी क्या है कि जब ये बन गया है, म्यूटेट हो गया है, इट मींस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनेगा। हर एक जीन, आप लैक ऑपरेरन आपने पढ़ा है, लैक ऑपरेरन के अंदर जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है पर्टिकुलर जीन से बनता है, तो वो एंजाइम क्या करता है, इस एक्स शेल को ब्लू कलर कंपाउंड में तोड़ेगा। लेकिन यहाँ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम हम नहीं बनाना देना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा, एक्स शेल पर ब्लू कलर के कंपाउंड्स नहीं बनेंगे, हमारा ग्रोथ मीडियम पर जो कॉलोनीज बनेंगी वो व्हाइट कलर की बनेंगी। किसकी, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की। तो हमने क्या किया, केवल रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने के लिए हमने इस लैक जेड का प्रयोग किया। ठीक है, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हमारा है, तो अब हम मीडियम में क्या डालें, एक्सटेल डालने की जरूरत नहीं है, हम क्या डालें, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन डालें। और एक्सटेल यदि हमने डाला है तो लैक जेड जीन जो है वो हमारा प्रभावी नहीं है, डोमिनेंट नहीं है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बनाएगा। और हमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसके अंदर है, तो एम्पिसिलिन डालेंगे जिससे हमारे दूसरे बैक्टीरिया इस पर ग्रो नहीं करें, और एक्सटेल डालेंगे, उसका प्रभाव कॉलोनीज पर नहीं पड़ेगा। तो जो व्हाइट कॉलोनीज हमारी डेवलप होंगी वो इजीली हम सेलेक्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा, म्यूटेटेड, इसके द्वारा, लैक जेड। क्यों म्यूटेट हो गया ये, क्योंकि हमने लैक जेड जीन को इनएक्टिव किया है यहाँ पर डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट करके। तो यहाँ लैक जेड के अंदर हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन इसका किया। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के कारण हम इसको एक जेनेटिक मार्कर की तरह यूज में लेते हैं। अब इसके क्या है एडवांटेज, जैसे यहाँ एडवांटेज हमने पढ़े कि ये जो है वो रेजिस्टेंट जीन है, मार्कर जो है वो काम करता है, ये भी एक स्मॉलर कहना चाहिए, इसकी अपेक्षा और भी स्मॉल है, PBr322 की अपेक्षा और भी स्मॉल है। दूसरी बात ये कि इसके अंदर लार्ज फॉरेन डीएनए को हम कैरी कर सकते हैं, मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस है इसके अंदर, इसलिए जो है वो मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस का मतलब है, देखिए मैं यहाँ लिख रही हूँ, इसमें EcoR1, साल एक्समल, बाम HIH1, साल F1, PSD1, HIND3। तो हमने ये क्या लिखे हैं, ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो इस मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस को डिफरेंट साइट्स पर कट कर सकता है, यानी उसको डिफरेंट कट्स पर उनको दूसरी चीज़ों को डाल सकता है। इट मीन्स यहाँ पर बहुत सारे डिजायर्ड डीएनए को, छोटे छोटे डिजायर्ड डीएनए भी हम इसके अंदर जोड़ सकते हैं। और सिलेक्शन जो है रिकॉम्बिनेंट का वो इजी हो जाता है, क्यों, क्योंकि एक्सटेल जब हम इसमें यूज करते हैं तो, और लैक जेड को हमने ऑलरेडी म्यूटेट कर दिया है, तो एक्सटेल का जो प्रभाव है वो ब्लू कलर कंपाउंड में ना होकर उस पर व्हाइट कॉलोनी आराम से हमें दिखाई देती है। तो इसका ये प्रभाव है। इस वाले प्लाज्मिड के लिए हम लैक जेड को जेनेटिक मार्कर की तरह यूज कर रहे हैं, जहाँ पर कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ दो जेनेटिक मार्कर ये हैं, यहाँ पर ये हमारे एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ से दिया गया है, यानी इस वाले को PUC को PBr322 से और इकोलाई के लैक जेड से मिलाकर बनाया गया। नेक्स्ट टाइम पे हम नेक्स्ट वेक्टर पढ़ेंगे, बैक्टीरियोफेज वेक्टर। थैंक यू।